cognitivist, insightful learning, and Goldman Sachs learning. So, what is cognitivism? Cognitive, it's related to brain. So, cognitivism भी क्या है? आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है, आपकी इंटेलिजेंस है, आप किसी भी चीज़ को कैसे एनालाइज करते हो, कैसे उसकी प्रोसेसिंग आपकी ब्रेन में होती है, ठीक है। जितनी भी आपकी मेंटल प्रोसेसेस हैं, सोचना, मेमोराइज करना, देखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस इज कॉग्निटिविज्म। सो अ न्यू स्कूल ऑफ कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी, तो ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है। रिजल्ट ऑफ द वेव ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, वो कैसा है बायोलॉजिकली, और उसके अंदर जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं उसके बारे में। इन्वॉल्व हाउ वी थिंक एंड गेन नॉलेज ऑफ आवर नीडेड एडजस्टमेंट, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो आप अपने ब्रेन से देखते हैं कि आप प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप कैसे एडजस्ट होते हो, कैसे अपने आप को डेवलप करते हो, कैसे प्रोग्रेस करोगे। Mental processes such as thinking, memory, knowing and problem solving need to be explored. ठीक है, तो ये सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ये सारे थिंकिंग, मेमोरी, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी जितनी भी रीजनिंग, तो ये सारी कॉग्निटिविज्म से भी रिलेटेड है। Historical evolution of cognitivism evolved in early decades of 20th century, propagated by Gestalt psychologists like Max Wertheimer, Kurt Kofka, Wolfgang Kohler, etc. इन सब ने काम किया इस पे। Opposed behaviorism doctrine of stimulus response conditioning, ठीक है, इन्होंने इस चीज को अपोज नहीं मानना है, अपोज किया। Provided theory of insightful learning, ठीक है। तो इंसाइट होती है कि आपने दूर का सोचना, ठीक है, अपना विजन रखना कि आप कैसे कोई भी सिचुएशन है उसको इन टोटल एज ए होल देखना। In 1930s, E.C. Tolman propounded Tolman-Stein theory. ठीक है, 1960 and 1970s, Jean Piaget and J.S. Brunner gave theories on cognitive development and cognitive functioning. तो ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। Characteristics of cognitive. So consider people as rational beings. Rational beings require active participation to learn and their actions are consequences of thinking. ठीक है, रैशनल होना, बिल्कुल एक सेंटर लाइन में फिगर होना, आज कोई चीज़ ठीक है या गलत है उसको एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना, बिल्कुल रैशनल थिंकिंग। तो हम लोगों को बिल्कुल रैशनल लेते हैं, हम अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो बेसिकली इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ को दोनों को कंसीडर करते हुए करते हैं, तो उसको हम कहेंगे रैशनल होना, बैलेंस बनाना इमोशंस का और प्रैक्टिकल लाइफ का। सो बेसिकली कॉग्निटिविज्म में क्या है कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो लोग जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, कॉग्निटिव लेवल है, तो उनकी लाइफ जो होगी वो बिल्कुल रैशनल होगी, ठीक है, और रैशनल लेवल पे जाएगी। एंड इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज अकरिंग इन द लर्नर्स, इससे पता चलेगा कि ब्रेन में जब आप पढ़ा रहे हो, एज ए टीचर भी आप लेते हो, तो आप जब पढ़ा रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ बच्चे के माइंड में क्या जा रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो वो किस तरह से ले रहे हो। इनकॉर्पोरेट मेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इनटू देयर लर्निंग थ्योरीज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेन स्ट्रक्चर उसका बच्चे का कैसा है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग हो, उसके मेन थीम इज कॉग्निशन रेवोल्यूशन, व्हाइट बॉक्स थ्योरी। बेसिकली वो कि ब्रेन पे कॉग्निटिविज्म में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें डे बाय डे हम बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं। इंटरनल प्रोसेसेस आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, इंटरनली क्या चल रहा है साइकोलॉजी में, तो जो भी ब्रेन में क्या है इंटरनल प्रोसेसेस वो सारा साइकोलॉजी। स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस टू कीप इनटू हायर मेंटल फंक्शंस, ठीक है, तो हम वही है कि हायर मेंटल फंक्शनिंग जो है उसके बारे में स्टडी होती है। अपोज एसआर अप्रोच ऑफ बिहेवियर, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको कोई स्टिमुलस मिले तभी अपने रिस्पॉन्स करना है,
ये आप वैसे ही प्रैक्टिकली जब अपनी लाइफ में चल रहे हैं तो उसमें कोई स्टिमुलस नहीं है, उसमें आपका जो ब्रेन है, आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, वो कैसे नेचुरली एनवायरनमेंट के साथ आप कैसे ग्रो करते हैं। Human mind does not accept an information in exactly the form and style it is conveyed. ठीक है, बिल्कुल जिस हिसाब से हम इंफॉर्मेशन देते हैं, दे रहे हैं, उसी तरह से नहीं ली जाती है। तो हमारा ब्रेन भी उसमें बहुत सारे अपने इनपुट्स डालता है एंड देन इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करके उसको समझता है। Whatever is conveyed through stimuli is input. Cognitive functioning of human mind is process. Result of cognitive functioning is output. तो ये जो हम ब्रेन में डालेंगे वो है इनपुट। उसके बाद क्या होगा, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, और उस प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट। ठीक है, तो जो भी आप उसका रिजल्ट है, जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो वो आपका आउटपुट है बिकॉज ऑफ योर कॉग्निटिव फंक्शनिंग। Include the internal mechanism of human thought and the processes of mind. तो जितनी भी प्रोसेसिंग आपके ब्रेन में हो रही है, तो उसमें आपकी जो भी थॉट लेवल है, आपके जो भी प्रोसेसेस हैं, वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव अंडरस्टूड। So two aspects of cognitism. The first is the course of cognitive development of the developing children. Then next is the way in which they learn or acquire one or the other things. ठीक है, तो बेसिकली एक तो बिल्कुल प्रॉपर कोर्स है कि कैसे बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा है उनके एज वाइज, और दूसरा है कि किस तरह से वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। So cognitivists and cognitivism, theories of cognitive development. Cognitive development की theory Piaget's theory of cognitive development, जीन पियाजे ने दी थी, जो हम कर चुके हैं। Bruner's theory of cognitive development और by Jerome Bruner. Theories of learning based on cognitivism, Gestalt theory of insight, वो भी हम करेंगे। Tolman's sign learning theory, that also by Edward Chase Tolman, and the other is information processing theory by G.A. Miller, Shiffrin and Atkinson. So these are all the theories given related to your brain, related to your cognitive development. Insight theory of it. So this is the main theory given by Gestalt. It is also known as Gestalt theory of learning. Gestalt का मतलब होता है अपने आगे की फोरसाइट रखना। ठीक है, कोई भी चीज हो रही है लेकिन आप उसका आगे का आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना, उसको कहेंगे Gestalt. So it was the product of German Gestalt psychologists like Max Wertheimer, Kurt Koffka and Wolfgang Kohler. इन सब साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी है, मैक्स वर्थवेमर, कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर ने। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंशन व्हेनेवर द क्वेश्चंस कम। Gestalt means configuration और एन ऑर्गेनाइज्ड होल। ठीक है, बेसिकली क्या है, कोई भी चीज है उसे ऑर्गेनाइज करना, होल। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि I'm in the classroom and I say some work to a student, go and bring the that thing book, एक बुक बनाया। तो फिर अगर स्टूडेंट जो है वो बुक का नाम मैंने बता दिया कि बुक है, ये लिखो। स्टूडेंट वो बुक स्टाफ रूम में भी हो सकती है, वो बुक किसी और टीचर के पास भी हो सकती है, वो बुक लाइब्रेरी में भी हो सकती है। So in total, the student will think like I have to bring the book. The book name is mentioned. तो वो immediately recall करेगा कि वो बुक मुझे कहाँ अवेलेबल हो सकती है। मैम के ऑफिस में से मिलेगी, स्टाफ रूम में से मिलेगी, या फिर नीचे लाइब्रेरी से मुझे रिव्यू इशू करवानी पड़ेगी, और या फिर तो वो एक टोटल इन होल देखेगा और जो सबसे बेस्ट और जो अप्रोप्रिएट रास्ता है उसे ऑप्ट करेगा। ही विल अंडरस्टैंड कि मैम के स्टाफ रूम में नहीं होगी, मुझे लाइब्रेरी से इशू करानी पड़ेगी बिकॉज दैट इज नॉट अवेलेबल विद द मैम, सो आई हैव टू गो टू द डायरेक्ट टू द लाइब्रेरी एंड इशू इट कम बैक। तो इस तरह से उसने रास्ता जो अपनाया उसको किया और ले। तो इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डायरेक्शंस आती हैं। तो लाइफ जो टोटल है हम उसे ऐसे ऑर्गेनाइज, ऐसे होल करना है, और वी हैव टू चूज द राइट डायरेक्शन। अगर आपके इनसाइट जो है थ्योरी वो स्ट्रॉन्ग है, मेंटली आप एक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो,
तो यू कैन ऑर्गेनाइज द होल थ्योरी एज ए होल वेरी इजीली। इन टोटल आपको लेकर चलना है, जो सबसे बेस्ट रास्ता है, appropriate and successful है। So learning is done by insight, introspection and understanding and ability to see relationship among various factors involved। ठीक है, तो कुछ भी लर्निंग है उसमें आपकी इंसाइट इन्वॉल्व होगी, आप कैसे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कैसे उसमें अंडरस्टैंड करोगे और दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं उनके आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। लर्नर ऑलवेज परसीव्स द सिचुएशन एज होल। ठीक है, पूरी सिचुएशन को एज ए होल देखेंगे एंड आफ्टर इवैल्यूएशन डिफरेंट रिलेशनशिप्स टेक्स द अप्रोप्रिएट डिसीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लर्नर जो भी सिचुएशन है उसको उसी लेवल पे नहीं देखनी, कंप्लीट एज ए होल देखनी है, फिर से इवैल्यूएट करना है और राइट डिसीजन लेना। मेन स्ट्रेस इज ऑन ब्रेन फंक्शंस एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। ठीक है, बेसिकली आपके ब्रेन के फंक्शन और इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करता है। मोर यूजफुल टू अडल्ट्स एंड पर्सन्स हैविंग गुड इंटेलिजेंस। ठीक है, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। मस्ट स्कोप फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो हम कई बार कोई फील्ड कहीं पे लर्न करते हैं तो उसको हम अप्लाई दूसरी जगह भी कर सकते हैं। बेस्ड ऑन परसेप्शन। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स आप किसी हर चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे समझ पा रहे हो। This is Wolfgang Kohler, 1987 to 1967. He was a German psychologist and phenomenologist. Contributed to the creation of Gestalt psychology, the chief exponent of Gestalt theory of learning। तो कोलर ने बेसिकली Gestalt psychology के बारे में बताया। ठीक है, और बेसिकली जो theory of learning है वो वोल्फगैंग कोलर ने दी है। According to Kohler, insight means inner sight, seeing deep into solutions of the problem। ठीक है, इंसाइट है जो आपकी दूर देखने की दृष्टि, जिसे कहते हैं दूरदर्शी होना। ठीक है, आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, वो जो इंसाइट है उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, जो आपकी इंसाइट है वो आपको डीपली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में हेल्पफुल है। इंसाइट इन्वॉल्व्स कंसेप्ट ऑफ फोरसाइट एंड अपोज्ड हाइंडसाइट। ठीक है, तो इसमें हम इंसाइट को फोरसाइट ही कहेंगे, आगे के आने वाले जो विजन रखना उसको कहेंगे। हाइंडसाइट होती है जो कि बिल्कुल ट्रायल एंड एरर थ्योरी में होती है, जो ऑन द प्रेजेंट आप ट्राई करते हो और जाते हो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फोरसाइट इज सीइंग द वे टू द गोल बिफोर ट्राइंग। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले उसको एनालाइज करना, उसको सोचना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना। ऑल लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इनसाइट। ठीक है, जितनी भी लर्निंग आपकी इनसाइट थ्रू होती है। The problematic solution is viewed as a whole and the solution at once comes brightly before the mind in the form of foresight। ठीक है, तो जितना भी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली एज ए होल देखा जाएगा और एकदम से आपके माइंड में उसका सोल्यूशन आएगा, वो आपकी फोरसाइट के कारण आएगा। तो हियर हाइंडसाइट इज ऑब्जर्विंग दैट ए लीड इज गुड और बैड आफ्टर। ठीक है, यहाँ फोरसाइट में आपने सोचना पहले है और उसके बाद ट्राई करना है। इसमें हाइंडसाइट में क्या आपने पहले ट्राई करना और अगर ठीक हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो फिर से रीट्राई करना, फिर ट्राई करने के बाद फिर आपने देखना कि हाँ क्या वो सजेशन ठीक रहा या नहीं। देन कम्स लॉज ऑफ प्रेगनेंस। तो इनसाइट थ्योरी के ये लॉज हैं। प्रेगनेंस का क्या है? प्रेगनेंस इज अ जर्मन वर्ड व्हिच मींस कॉम्पैक्ट बट सिग्निफिकेंट। We tend to order our experience in manner that is regular, stable, simple, symmetric and orderly। हम अपना जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल रेगुलर वे में, स्टेबल वे में देखते हैं, एक ऑर्डर में देखते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट लॉज। कौन कौन से लॉज हैं? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज। Similarity मतलब एक जैसा होना। The mind groups similar elements into collective entities or totalities। This similarity might depend on relationships of form, color, size और brightness। तो similar होना ही कैसे? जैसे कि ये है सर्कल, ये white सेम है, black सेम है, ठीक है ना? इनका फॉर्म भी सेम है, सर्कल है, साइज भी सेम है, बस ब्राइटनेस में फर्क है। लेकिन वैसे
ये जो ब्लैक है ये सारे सेम है, ये व्हाइट है ये सारे सेम, मतलब दे आर सिमिलर। हम इसे कहें सिमिलर होना कि उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, दे आर सर्कल, दे आर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर, उनका साइज दे आर इक्वल, तो एक दूसरे से सिमिलर होना, उसने देंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी लगा था, गुड कॉन्टिन्यूशन हेल्प्स इन मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन, पीपल टेंड टू मेंटली फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस लाइन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में क्या होगा कि आपके जो भी चीज़ हम कॉन्टिन्यूटी में करते हैं उसका एक मीनिंगफुल मीनिंग बनता है। ठीक है, जैसे कि अभी आई एम टीचिंग यू, अगर मैं बीच में थोड़ा सा पढ़ाऊँ, बीच में आपको ब्रेक कर दूँ और फिर उसके बाद 10 दिन बाद पढ़ाऊँ, फिर आ जाए फिर थोड़ा सा पढ़ाए, तो उससे क्या हुआ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, या बीच में कोई और चैप्टर पढ़ाने लगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एवरीथिंग शुड बी इन कॉन्टिन्यूअस लेवल पे होना चाहिए ताकि आप उसे ग्रैब कर पाओ। Kohler's experiment with Sultan. This is very important experiment. You have to mention in your exams also. Kohler ने insightful theory में जो experiment किया है, उसमें उसने क्या किया कि एक चिंपैंजी ले लिया और उसको केज में रख लिया, और here is the bananas. उसने यहाँ पर bananas hang कर दिए रूफ पर, and there were certain 2-3 boxes near the this cage. तो जो चिंपैंजी था उसका हैंड उस बनाना तक नहीं जा पाता था, वो जंप भी करता था तो भी वो बनाना नहीं खाता था। He was hungry and he wants to eat the banana. अब उसने क्या किया, उसने देखा ये 2-3 बॉक्सेस हैं, उसका हाथ नहीं जा रहा, तो he kept one box, फिर उस चढ़ा ऊपर, नहीं हुआ, फिर उसने दूसरा रखा, तीसरा रखा, इस तरह से उसने ऊपर रखा। Then he came to know कि हाँ मेरी हाइट इसके साथ appropriate हो गई है, and then he hold the bananas and तो इस तरह से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्योंकि उसने अपनी इंसाइट यूज की। उसने देखा कि ये अगर मैं बॉक्सेस को रखूंगा तो इससे मेरी हाइट ऊपर हो जाएगी एंड आई कैन रीच दिस बनाना। इट वाज हिज मेंटल लेवल, इसे कहेंगे हम इंसाइट थ्योरी। तो जैसे हमने पहले पजल बॉक्स वाली कैट थ्योरी की थी और उसने लीवर प्रेस किया, बाई चांस हो रहा था उसका, लेकिन उसने ब्रेन नहीं यूज किया था, वो बाई चांस हुआ था, सक्सेस हुई थी, एंड देन ही स्टार्टेड अगेन डूइंग द सेम थिंग। इसमें कोई बाई चांस नहीं, इसमें उसने दिमाग लगाया है और अपना ब्रेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यूज किया है, जिससे उसने ये तीनों बॉक्सेस को ऊपर रख के अपनी हाइट को ऊपर की। So Kohler's experiment with Sultan conducted experiments on chimpanzee. The name of the chimpanzee was Sultan. Sultan was kept hungry and put in the room. ठीक है, उसे भूखा रखा और उस रूम में रखा। A bundle of bananas was suspended from the ceiling of the room. ठीक है, bananas को उन्हें सीलिंग से रूफ पे टांग दिया। Two wooden boxes were kept near him, 2 or 3 you can say. Chimpanzee could not get the banana only by standing in one box. He kept one box over the other and he was in a position to achieve the target. So by insight he solved the problem. The Kohler's experiment with 2 sticks. Yes, the other experiment he did, what he did कि उसने बनाना केज के बाहर रख दिया, ठीक है, और केज के बाहर बनाना रख दिया एंड उसके पास 2 स्टिक्स थी और दोनों स्टिक्स को उसने क्या किया, पहले तो उसने एक स्टिक से बनाना को लेने की कोशिश की, ठीक है, तो लेकिन बनाना उसके पास केज के पास नहीं आ पाता। फिर उसने दोनों स्टिक्स को जोड़ दिया जिससे उसकी लेंथ लंबी होगी और उस लेंथ से उसने बनाना को अपनी तरफ खींच लिया एंड देन ही हैड दैट बनाना। इसमें भी उसने ब्रेन यूज किया और उसके साथ अपनी सक्सेस पाई। So chimpanzee was put in a cage. 2 sticks were kept on the cage. ठीक है, 2 sticks को उसने केज में रखा। The bananas were kept outside the cage. The sticks were such that if their ends could be joined together, they would become one. ठीक है, दोनों स्टिक्स के एंड इकट्ठे जोड़ेंगे तो वो एक बन जाएगी। First chimpanzee tried to get banana with 1 stick, but failed. ठीक है, उसने पहले एक स्टिक से लिया, नहीं मिला उसे बनाना। Then he joined 2 sticks and picked up the bananas. उसने फिर 2 स्टिक्स को जॉइन कर बनाना के लिए and he got the bananas with the help of the insight. So essentials of learning by insight depends upon your past experience. आपके पुराने experiences क्या हैं? Maybe उसने वैसे normal life में भी स्टिक्स के साथ काम किया है या किसी हाइट
पे चढ़ने के लिए, जैसे ट्रीज पे चढ़ने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें उसने कर रखी होंगी पहले भी, जैसे उसका ब्रेन थोड़ा सा वैसे डेवलप हुआ। कैपेसिटी, आपके ब्रेन की क्या कैपेसिटी है, क्या हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में सोचते हैं क्या करना है ये काम करके, या कुछ नई चीज़ें हम लर्न नहीं करते हैं, बट वन शुड बी ऑलवेज ahead in learning all new things, whatever comes in your life. इससे आपकी ब्रेन की कैपेसिटी एंड आपकी जितनी भी इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट के साथ वो डेवलपमेंट ही होती है। देन रेडिली रिपीटेड, आपने वही बार बार उसी चीज़ को जब रिपीट करते हो तो वो रिस्पॉन्स अच्छे से आपका बन जाता है। होलसम एक्सपीरियंस, आपको ऐसे बिल्कुल छोटा नहीं सोचना है, बिल्कुल आपको एज ए होल कंप्लीट देखना है कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इनिशियल एफर्ट्स पहले, हाँ आपको थोड़े बहुत पहले से रैंडम से कह सकते हैं छोटे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हो सकता है उसमें आपका फेलियर भी हो जाए, लेकिन आपके इनसाइट आपके थोड़े पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी आगे डेवलप करते हैं एंड यूज इन न्यू सिचुएशन। तो वो आपके इनसाइट है, आप उसे अपनी नई सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सो रोल ऑफ टीचर इन इनसाइट लर्निंग। अब इनसाइट लर्निंग में टीचर का क्या रोल है? इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है, आपको जो भी करिकुलम है वो आपको कंप्लीट पूरा ही सोचना है, एज ए होल लेना है। अब हम देखते हैं स्कूल टाइम में टिल 10th बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, लिटरेचर, ईच एंड एवरीथिंग, उनको सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ करवाया जाता है ताकि वो एज ए होल देख सकें कि क्या करिकुलम है, क्या पढ़ने वाली चीज़ है। उसके बाद उसमें से वो पिक कर सकते हैं अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स जो उनको वर्थवाइल और इंटरेस्टिंग या उनके एप्टीट्यूड से रिलेटेड। देन यू हैव टू टेक प्रॉब्लम एज ए होल, आपको सारी जो प्रॉब्लम है एज ए होल लेनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, आपको कोई भी काम करने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है और मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी आगे बढ़ने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर, जो भी आपने लर्न किया है, आप दूसरी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आप वो सारी लर्निंग दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। एम्फोसिस ऑन इंटेलिजेंट लर्निंग, तो बेसिकली क्या है इसमें इंटेलिजेंस है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको इंटेलेक्चुअली सॉल्व करना है। डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फैकल्टीज, आपकी जो ब्रेन की फैकल्टीज है वो डेवलप होती हैं, जितना आप यूज करोगे अपनी ब्रेन को, अपनी थिंकिंग को, तो उतनी ही वो हाईली डेवलप होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तो इस थ्योरी में आप जब भी कोई प्रॉब्लम पे उसको सॉल्व करते हो तो इट ऑल टेक्स योर ब्रेन कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। यूजफुल फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो वही है, आप इंसाइट आपकी डेवलप है तो काफ़ी इंसाइट के कारण आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट से डिफरेंट कर सकते हैं। यूजफुल फॉर साइंटिफिक इन्वेंशंस, यस फॉर साइंटिफिक इन्वेंशंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इंसाइट डेवलप। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कुछ रिसर्च करने बैठते हैं तो वो आगे की सोचते हैं बिल्कुल कि उन्होंने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान आउट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कुछ रिसर्च कर रहे हो और कुछ और रिसर्च निकल जाती है ना? तो वो जो दूसरी रिसर्च निकलती है उसको भी वो छोड़ते नहीं है, उसको भी पकड़ के उस पर भी आगे रिसर्च करते हैं, या फिर उसको जो भी थ्योरी बनती है या कुछ भी जनरलाइज चीज़ बनती है, जो भी रिजल्ट आता है उसको भी रखते हैं। तो वो कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो एज ए होल लेते हैं। तो साइंटिफिक इन्वेंशंस जितने भी हैं वो इनसाइट थ्योरी के बेस पर बनी है। मल्टीपल अप्रोच, आपको वही है, प्लानिंग लेसन, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, ब्रिंगिंग इंटीग्रेशन। तो मल्टीपल अप्रोच है कि जब भी टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो पूरी इंसाइट रखें कि उनको पूरा जो भी लेसन हो जैसे प्लान हो, क्या क्या एक्सपीरियंस देने हैं, कैसे इंटीग्रेट करने हैं सारे एक्सपीरियंसेस को। गोल ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल आपको गोल देखना है, आपने फाइनली क्या करना है, क्या आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इंसाइट को यूज करते हैं ऐसे आगे बढ़ोगे। लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट, इसके लिमिटेशंस क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट, insightful learning, the trial and error is involved। देखो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर इसमें आएगा ही आएगा। लाइक अगर चिंपैंजी ने वो बॉक्स रखे ऊपर चढ़ा है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उस बॉक्सेस के साथ काम किया होगा, या कोई भी पेड़ पे चढ़ने के लिए उसने मे भी कोई चीज़ के पत्थर कुछ भी रखा होगा, तो ये थोड़ी सी नॉलेज उसने ट्राई की होगी कहीं ना कहीं उसने अपनी लाइफ में, दैट्स वाई ही कैन टू नो कि हाँ भाई मेरे को ये
बॉक्स रखना है। और अगर हम कह लें कि जो ऑन द स्पॉट उसी टाइम ही उसने स्टार्टिंग में हो सकता है एक स्टेप उसने हल्का सा तुक्का मारा हो कि एक बॉक्स रखा और करके देखा कि हाँ इससे थोड़ी हाइट इंजूरी, देन उसके बाद थिंक दैट ही शुड टेक द अदर बॉक्स आल्सो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं स्टार्टिंग फेज में थोड़े से ट्रायल एंड एरर जो है वो इन्वॉल्व होता ही है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड टास्क नीड ट्रायल एंड एरर बिफोर द सक्सेस इज अचीव्ड। तो वही जितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसमें ट्रायल एंड एरर थोड़ा सा आता है सक्सेस लेने से पहले। अब साइंटिस्ट भी जैसे हैं अपनी पूरी इनसाइट यूज करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं तो थोड़ा सा ट्राई एरर तो आएगा इसमें। Even the adults cannot solve the different puzzles just in the first attempt. First attempt में हर चीज नहीं पता। Insight learning is only the end point of trial and error. हम यही कह सकते हैं कि एक बार कुछ बेसिक चीजें लर्न करने के लिए हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी यूज की, लेकिन वंस हमें समझ आ गया कि हाँ ठीक है दिस इज द वे, जो भी हमने ट्राई किया एरर्स किए, लेकिन उसके बाद हम उस चीज को इनसाइट के साथ आगे डेवलप। Then is learning in children and animals. In case of children and animals, most of the learning is due to trial and error and not through insight. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा इंसाइट नहीं यूज करते हैं, वो क्या करते हैं ट्रायल एंड एरर ही ज़्यादा यूज करते हैं। इवन मैनी स्लो लर्नर नीड टू बी टॉट थ्रू द अदर मेथड्स पहले। ठीक है, तो इसमें हम जो स्लो लर्नर हैं, जो बैकवर्ड बच्चे हैं, उनको हम क्या सोचते हैं कि इंसाइट लर्निंग के साथ उनको पढ़ाए तो थोड़ा मुश्किल है, उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है। लेकिन वही है ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो सबसे बेस्ट है छोटे बच्चों के लिए, हायर क्लासेस में ये नहीं चल पाती है। So this was all about that insightful learning. The next theory is about Tolman. Tolman insights learning. इसमें क्या है? Tolman sign theory. So Edward Chas Tolman in 1886 1959, he was an American psychologist who made significant contributions to the study of learning and motivation. ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारे स्टडीज किए लर्निंग और मोटिवेशन को। In 1932, he published his book named Purposive Behavior in Animals and Men. ठीक है, तो कैसे एनिमल्स और मैन कैसे बिहेवियर होता है, इस थ्योरी इज नोन एज टॉलमैन साइन थ्योरी। थ्योरी कहेंगे टॉलमैन साइन थ्योरी। So Tolman sign learning theory, propounded by Edward Chas Tolman in 1932, also known as sign Gestalt learning. ठीक है, इसमें हम sign Gestalt learning देंगे। Tolman's theorizing has been called purposive behavior. ठीक है, हम कुछ भी behave करते हैं उसके लिए purpose होता है। It has its roots in behaviorism. Basically behaviorism है इसलिए it acts as a bridge between the behavioristic SR theories and कॉग्निटिविस्टिक Gestalt और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरीज। तो टॉलमैन साइन थ्योरी को हम कहेंगे ब्रिज है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरीज और जो हमने अभी इनसाइट थ्योरी की है Gestalt थ्योरी उसके बीच में। ठीक है, कंप्लीट इनसाइट डेवलप होती है लेकिन स्टिमुलस रिस्पांस भी है इसमें। अकॉर्डिंग टू इट एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स बाय परस्यूइंग साइंस टू इट। तो ऑर्गेनिज्म कुछ भी लर्न करता है लेकिन उसके ब्रेन में साइंस चलते हैं, किस तरह से किस डायरेक्शन में चलना है, जो साइन मिलते हैं। दैट इज लर्निंग इज रिक्वायर्ड थ्रू मीनिंगफुल बिहेवियर। इट रिप्रेजेंट्स इक्लेक्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग। लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड रादर देन रिस्पांस ओरिएंटेड। तो कुछ भी लर्न करते हैं अगर हमारा कोई पर्पस है, कोई गोल है, बस उस गोल को पाने के लिए हम लर्न करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें इसमें कि कोई स्टिमुलस मिला रिस्पांस हम दे रहे हैं, स्टिमुलस मिल रहा है हम रिस्पांस दे रहे हैं। हम अपना ब्रेन यूज करते हैं, हमारा कोई अपना पर्पस होता है, अपना कोई गोल होता है, दैट्स व्हाई वी लर्न। पर्पसिव बिहेवियरिज्म, इट रिकॉग्नाइजेस द इनिशिएशन ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस स्टिमुलेशन। ठीक है, आपका बिहेवियर एक बार शुरू जो होगा उसमें स्टिमुलस मिलेगा। It opposed to the psychology of consciousness and rejects introspection as a method of studying behavior. It believes in behaviorism's objective method of collecting data and interested in precise measurement of behavior. It has faith in modification of human behavior. Basically क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है, जितना भी आपने ह्यूमन बिहेवियर में अगर मॉडिफाई भी करना है तो आपको सारा डाटा चाहिए, सारा कुछ प्रॉपर
फिर से आपको करना पड़ेगा, आपको पूरी मेजरमेंट्स करनी पड़ेगी और जितने भी टूल्स या कुछ भी आप लगाते हैं उसके बाद ही आप उसको अच्छे से मेक आउट कर सकते हैं कि बिहेवियर जो है पर्सन का क्या है और उसमें क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। How Tolman's theory is different from behaviorism. ठीक है, Tolman theory behaviorism से कैसे different है? Tolman rejects machine-like approach to behaviorism by behaviorists. He compared SL learning system with operational activities of a telephone exchange, incoming calls from sense organs and outgoing messages to muscles. तो उसने वही कहा कि जितने भी जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम है, स्टिमुलस आया मीन्स इनकमिंग कॉल आई, ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या है, बस कोई कॉल है तो हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमारे मसल्स रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से उसने कंपेयर किया। लर्निंग कैन नॉट बी अंडरटेकन थ्रू merely SR connections of a telephone switchboard, ठीक है, बिल्कुल हम सिर्फ SR कनेक्शंस, SR मींस स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन के साथ ही हम लर्निंग सिर्फ कर सकते हैं। Learning involves complex cognitive activities assisted by the brain process. इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स के साथ होती है, लेकिन लर्निंग आपकी लाइफ का जो पर्पस है या कोई भी पर्पस है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। उस कारण आप लोग भी बीएड कर रहे हैं, क्या आप भी पढ़ रहे हैं, आपका पर्पस है कि मुझे टीचर बनना है और मुझे बीएड की डिग्री करनी है, उस पर्पस से आप सारी क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ क्लासेस आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी जिसमें आपको स्टिमुलस मिल रहा होगा और आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, एक ऑल डिपेंड बहुत छोटा पार्ट आ जाएगा स्टिमुलस में। लेकिन बेसिकली आपका पर्पस है कि आपको बीएड करनी है, तो चाहे क्लास अच्छी है या बुरी है, आप खुद से वो डाटा कलेक्ट करोगे एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू लर्न ऑन इट। तो दिस इज द पर्पस थिंग, गोल है जो आपका, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। So concepts propagated by Tolman's sign theory. Concept theory, molar versus molecular approach, presence of independent variables, concept of cognitive maps, and scientist starts place learning versus response learning. Here, molar versus molecular approach. Adopted the molar approach rather than the molecular approach. This approach is purposive, not mechanical or and stereotype. Constitute a whole instead of the mere parts. इसने मोलर अप्रोच में कि आपने कुछ भी सोचना है एज ए होल सोचना है, कंप्लीट सोचना है, किसी पर्पस को लेके जो भी काम करना है उस पर्पस को, उस गोल को लेकर करना है। प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, तो कभी भी हम कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सारे इंटरवेनिंग जो बीच में मिडवे में बहुत सारे एक स्टिमुलस मिल रहा है लेकिन और भी स्टिमुलस ले रहे हैं। आप क्लास में पढ़ रहे हो लेकिन कहीं गाने चल रहे हैं तो आप गाने भी सुन रहे हो, तो वो भी स्टिमुलस का काम कर रहा है, आप गाना सुनने लग गए। तो वो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है जो डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं, जो आपके मेन जो फैक्टर जो चल रहा है उसमें डिपेंड कर रहा है कि वो आपके इंटरवेन करके फैक्टर को या उस एटमॉस्फेयर को चेंज कर पा रहे हैं। So intervening variables lie midway between stimulus and response. Okay? Stimulus हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका आप पढ़ाई कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं और आप उसका आंसर दे रहे हो, लेकिन बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल्स लाइक म्यूजिक या डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वो इंटरवेनिंग वेरिएबल को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। Examples of intervening variables are heredity, previous learning, age, drug और vitamin conditions, psychological drives। तो अकेला जैसे अभी तो मैंने आपको म्यूजिक का बताया, लेकिन और भी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक लर्निंग में हेरिडिटी थ्रू आपके इंटेलिजेंस लेवल या कोई और कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या आपने पहले से सारा कुछ पढ़ रखा है, आपको बोरिंग लग रहा है, या आपके एज से अप्रोप्रिएट नहीं पढ़ाया जा रहा, या आपने कोई मेडिसिन ले रखी है, या कुछ विटामिन वगैरह की कमी है, बॉडी उतना साइकोलॉजिकली आपके अंदर कोई ड्राइव नहीं, तो ये सारे भी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है जो आपकी स्टडी को हिंडर कर रहे हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। Effectiveness of intervening variables depends upon the individuality of individual and his psychological state and internal conditions. अब आप पे भी डिपेंड करता है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल को आप कितना का वैल्यू दे पा रहे हो। क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं, आप सुन रहे हो, म्यूजिक चल रहा है बीच में, तो अगर आप बहुत स्ट्रांगली उस लेक्चर को सुनना चाहते हो तो म्यूजिक चाहे चलता रहे, आपको मैटर नहीं करेगा। डिपेंड्स आप उस इंटरवेनिंग वेरिएबल को कैसे लेते हो। Concept of cognitive maps and sign research.
put forward concept of map making and sign learning on the basis of the experiments with the rats. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। तो इसमें अभी आपको बताती हूँ। Rats were placed in the complicated maze with food at the end of it. Rats were able to find new routes and achieve their goal even if their initial routes were blocked. They did it by constructing a mental map of their environment. Learning is a process of discovering what leads to what is given in a situation. This explains why Tolman describes learning as a sign learning. तो वही है, फूड रख दिया यहाँ पर, क्या जो यहाँ से स्टार्ट किया, तो जो रैट्स हैं वो उन्होंने अपने रास्ते ढूंढे, पहले हो सकते रास्ते ढूंढे और ब्लॉक हो गए, देन उन्होंने फिर से कोई रास्ता ढूंढा। ऐसे करते करते उन्हें ये पूरी मेज की डायरेक्शन समझ आ गई कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से उनके ब्रेन में कंसेप्ट मैपिंग होगी, पूरा मैप बन गया, उसके अकॉर्डिंगली वो उस रास्ते पे जा रहे हैं। साइन उनके वैसे जो भी एंगल्स बन रहे हैं तो वो साइन लैंग्वेजेस से साइन के अकॉर्डिंगली अपने ब्रेन में समझ पा रहे हैं। मान लीजिए फूड यहाँ की जगह कहीं और ओपनिंग कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो उसके बाद भी अगर वो मूव करेंगे तो वो एक बार फिर से उनकी ब्लॉकेज होगी, लेकिन फिर उसके बाद फिर से वो रास्ता ढूंढ लेंगे और वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स उनका पर्पस है। जो रास्ता उन्होंने सीख लिया वो बार बार बिना बात के वो उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। जब सिर्फ पर्पस है, उनका गोल है टू रीच द फूड, दैट्स व्हाई दे मेक देयर ओन वे अकॉर्डिंग टू द साइंस विद कंसेप्ट मैपिंग। Place learning versus response learning. So in process of learning, an individual tries to learn about the places where things actually lie. तो कहाँ पे चीजें कहाँ पर पड़ी हुई हैं, places, उसको सारा मैप करना। He does not learn fixed movement sequence, but an overall path by visualizing overall picture of achievement of the target. ठीक है, एक ऐसा नहीं कि उसी डायरेक्शन के मूवमेंट में घूमना है, पूरा पाथ एनालाइज करना, सारा रास्ता देखना, क्या ब्लॉक हो सकता है क्या नहीं, उसको विजुअलाइज करना। He then tries to bring changes in his movements and style of functioning as per the need of environment. ठीक है, फिर वो क्या उसकी मूवमेंट हो रही है, क्या उसके फंक्शनिंग स्टाइल, वो सारा उसके अकॉर्डिंगली, उसका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसकी फंक्शनिंग और मूवमेंट्स और डायरेक्शन होंगी। Tolman's experiments to demonstrate place learning ability. Place learning में first experiment is using a T-shaped maze. A rat was first trained to get its food by turning to right. The situation was changed by allowing its entry from the lower end. Consequently, it changed its movement from the right to left for getting food. It proved the fact that the animal learns the basis and not the fixed sequence of movement. वही है, इसमें टी शेप की मेज ले ली, ठीक है, टी शेप में होगी, इस तरह से टी आ गई, और जैसे उसे लर्न किया कि राइट साइड में जैसे टी पे मूव करेंगे तो वहाँ फूड है, तो जिस तरह से जहाँ फूड रखेंगे उसकी डायरेक्शन उसी साइड जाएगी। अगर लेफ्ट साइड रख देंगे तो वो लेफ्ट साइड ही जाएगा। उसका पर्पस है, गोल है फूड के लिए, ना कि उस पाथ को करने के लिए। बिना बात के उस पाथ पे वो नहीं जाएगा। In experiment 2, the maze in which the rat was trained to run was flooded with water. Even then, rat was able to reach its goal by swimming along the platform. It has also proved that it is the place learned by an individual and not the fixed response. वही है, पानी से भर दिया तो फिर पानी में भी उसने ये नहीं कि पानी है तो वो नहीं जाएगा, जैसे मालूम है उसका पर्पस है फूड लेना है, तो वो उस पानी को भी ओवरकम करने के लिए स्विमिंग करके उसी प्लेस पे पहुंचेगा। बेसिकली वही है कि किस तरह से प्लेस पे पहुंचना है, ये रास्ता अपनाना है, ये नहीं कि फिक्स रिस्पॉन्स है कि हाँ पानी नहीं है तो भी चलना है, ऐसा नहीं। तो रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी, अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, एवरी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट अ रिवार्ड इन रिटर्न ऑफ देयर एफर्ट्स। ठीक है, हम जितने भी एफर्ट करते हैं हमें रिवार्ड चाहिए। नॉट गेटिंग और गेटिंग लेस देन एक्सपेक्टेड रिवार्ड में लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियर। जो हमें रिवार्ड चाहिए अगर नहीं मिलता है तो हमारा जो बिहेवियर है वो और भी फ्रस्ट्रेशन या डिस्ट्रक्शन होता है। एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग कंसेप्ट ऑफ रिवार्ड एक्सपेक्ट। A group of rats were trained to run maze for bran mash, but bran mash was substituted with sunflower seeds. On finding sunflower seeds instead of bran mash, a considerable change in behavior of rats was observed. तो वही है, रैट को मेज में वही ब्रांड मैश रख दिए,
तो ब्रांड मैश के बाद हमने जो वो खाता है सनफ्लावर के सीड्स रख दिए, तो फिर उसके बाद उसने देखा बिहेवियर में चेंज है, अगर उसे वो फूड सेम नहीं मिल रहा है। So latent learning. It is a type of learning which remains for a considerable length of time in an individual before it is displayed in his behavior. हम लेटेंट एनर्जी का कंसेप्ट भी करते हैं कि हमारे अंदर वो जो चीज़ है लर्निंग है अंदर ही रहती है लेकिन बाहर नहीं आती, है ना? उसको हम लेटेंट कहते हैं, छुपी हुई वो learning। ऐसे इंडिविजुअल है जो लर्निंग हो रही है अंदर ही अंदर लेकिन बाहर नहीं आ रही है। An individual is capable of demonstrating its existence when suitable motivation arises। ठीक है, तो जब भी कोई मोटिवेशन या उसको एक्सपोजर होता है तो वो अपनी रिटन लर्निंग को शो करता है। लर्निंग डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर रिवॉर्ड्स और इन्फोर्समेंट। इसमें भी लेटेंट आपके अंदर लर्निंग है तो उसमें आपको रिवॉर्ड या किसी की जरूरत नहीं, इंटरनली अंदर है। टॉलरेंस एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट लेटेंट लर्निंग। Hungry rats were divided in three groups to pass through a maze। ठीक है? The first group rewarded for correctly passing through the maze, second group never rewarded, and the third group not rewarded until 11th day of experiment। So conclusion was that rats of the third group did not demonstrate any sign of learning till the introduction of food as a reward on the 11th day। With the introduction of food, rats improved their performance rapidly। It demonstrated existence of learning prior to introduction of food। तो वही है, इसमें लेटेंट लर्निंग है, उन्होंने पहले से लर्न किया हुआ था, जब फूड रखा तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, लेकिन जब वो रिवॉर्ड नहीं दिया तो फिर भी उन्हें वो लर्निंग थी, और जैसे ही उन्हें नहीं दिया तो उन्होंने मूव करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही फूड रखा दे नो वेरी वेल एंड दे रीच द फूड। सो लर्निंग थी, लेटेंट थी, अंदर थी, उन्हें बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। So here comes the types of learning. Cathexis, formation of association between certain texts and certain drive states. Equivalence belief, sometimes a sub-goal provides the same motivation as the main goal. Field expectancy, learning on account of the expectancy of something occurring in one's environment. Field cognition modes, learning involves the learning of strategy by arranging the perpetual field in a specific way for application to each new field with which one is presented. Drive discrimination requires the learner to identify his own drive state and respond accordingly. Motor patterns are associated with or conditioned by behavior. These are all the types of learning. So here comes the educational implications of tolerance theory. Theory highlighted the role and importance of purpose in the task of learning. Attempts at learning are never in vain। हम जो भी attempt करते हैं वो waste नहीं जाते हैं। Learning is an intelligent task in which the organizer has to draw a cognitive map of the environment to come out with a proper solution to a problem। Intrinsic motivation should be emphasized rather than reinforcement or reward। आपके अंदर से intrinsic motivation होनी चाहिए, वो उस पर ज़्यादा emphasis किया। Intervening variables play an influential role in the process। तो जितने भी intervening variables है वो उसके काफ़ी रोल है। So this was all about tolerance learning।